गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आई होप आप लोग रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं एंड अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी डाउट्स हैं तो बिल्कुल आप पूछ लीजिए। लास्ट भी जो सारे टॉपिक्स हमारे कवर हुए हैं, आज से हम अगेन एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ये समझने के लिए हम अकाउंट्स के साथ साथ थोड़ा थोड़ा टैक्सेशन से भी इसको कनेक्ट करते चलेंगे ताकि आप लोगों को प्रोविजन सारे और पॉइंट्स जो है वो सारे इजीली क्लियर हो जाए। सो अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, जैसा कि हम हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसकी भी एप्लीकेबिलिटी पर हम चर्चा कर लें। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, इट इज मैंडेटरीली एप्लीकेबल फॉर ऑल अकाउंटिंग पीरियड्स ऑन और आफ्टर 7th of December 2006। सो बेसिकली इससे पहले अलग अलग एंटिटीज पर एप्लीकेबिलिटी आई, किसी पर आई फिर 1-2 साल में और किसी टाइप के एंटिटीज पर आई, बट एज ऑन 7th of December 2006 और उससे आगे इस स्टैंडर्ड को मैंडेटरी कर दिया गया। सबसे पहले जैसे कि हम हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बात करते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। जब हमारे पास इतना बड़ा इनकम टैक्स एक्ट है जो कि सिर्फ टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या जरूरत पड़ गई। सो द नीड इज दैट मेनी अ टाइम्स जो हमारी अकाउंटिंग इनकम है और जो हमारी टैक्सेबल इनकम है वो डिफर करती है। ये डिफरेंसेस या तो आपके परमानेंट डिफरेंसेस हो सकते हैं या फिर टेम्पररी डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्या होता है परमानेंट और टेम्पररी, उस पर हम आते हैं। बट बेसिकली देयर आर मेनी टाइम्स जब आपकी अकाउंटिंग इनकम और आपकी टैक्सेबल इनकम में अंतर आता है। यहाँ से हम पहुँचते हैं सबसे पहले हमारे डेफिनेशंस पार्ट के ऊपर कि व्हाट इज अकाउंटिंग इनकम एंड व्हाट इज टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग इनकम इज द इनकम कैलकुलेटेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर कंपनी है तो एज पर द कंपनीज एक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस आप बना रहे हो, बिफोर कंसिडरिंग द टैक्स एक्सपेंसेस या टैक्स सेविंग्स। सो बेसिकली प्रॉफिट बिफोर एनी टैक्स एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एनी टैक्स एडजस्टमेंट इज अकाउंटिंग इनकम। तो आपने बुक्स में जो प्रॉफिट निकाल के रखा है टैक्स एडजस्टमेंट कंसिडर करने से पहले, दैट इज अकाउंटिंग इनकम। टैक्सेबल इनकम मीन्स जो आपके इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से आपकी इनकम आई है, करेक्ट। सो इन दोनों के बीच में अंतर आता है और ऑब्वियस सी बात है अगर इनकम्स बदल जाएंगी तो टैक्सेस में भी अंतर आएगा ही, क्योंकि आप टैक्स रेट मान लो चलो 20% लगा रहे हो। अगर अकाउंटिंग की इनकम अलग है और टैक्स की इनकम अलग है तो ऑब्वियसली आपके दोनों तरफ के टैक्सेस भी अलग अलग कैलकुलेट होंगे। सो ड्यू टू द डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम देयर वाज अ नीड टू प्रिपेयर एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि ये समझा सके कि इस सिचुएशन में इन डिफरेंसेस को कैसे हमको डील करना चाहिए। सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि डिफरेंसेस किस कारण आते हैं और किस तरीके के हो सकते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग और टैक्सेबल इनकम में जो डिफरेंसेस हैं उनको ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। आइदर द डिफरेंसेस कैन बी परमानेंट डिफरेंसेस or the difference can be temporary difference। Now permanent difference और temporary difference, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आप लोगों को इनकम टैक्स अगर थोड़ा बहुत याद हो
जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, और इनफैक्ट अगर फाइनल में भी पढ़ रहे हैं, जैसा भी कुछ कुछ ऐसे सेक्शंस होते थे, मोस्टली साइंटिफिक रिसर्च में जो आप पॉइंट्स पढ़ते हो उसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको वेटेड डिडक्शंस मिलते हैं। आई होप वेटेड डिडक्शंस ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। वेटेड डिडक्शंस मतलब जितना आपने पे किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उससे ज़्यादा का डिडक्शन देता है। तो सपोज अगर कोई स्पेसिफिक फंड है जिसमें इन्वेस्ट करने पर आपको वेटेड डिडक्शन मिल रहा है, से फॉर एग्जांपल 150% का डिडक्शन मिल रहा है, तो सिंपली इट मीन्स कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उस पैसे का 1.5 गुना डिडक्शन आपको डिपार्टमेंट दे रहा है। तो ये जो अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा 50% का आपको डिडक्शन मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा 50% आपको सिर्फ इनकम टैक्स में मिला है, और ये एक्स्ट्रा 50% कभी भी अकाउंट्स में नहीं मिलेगा। अकाउंट्स में आज तक हमने इतनी बार पढ़ लिया, अकाउंट्स बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं हम हमेशा से, आज तक हमने ऐसा कभी कोई चीज़ नहीं सुनी या नहीं डिडक्ट करी जो कि जितना आपने खर्च किया उससे ज़्यादा का आपको डिडक्शन दिया गया हो, राइट। सो इस केस में इनकम टैक्स में तो आपको डिडक्शन मिल गया, उस 50% की बात कर रही हूँ मैं, 100% की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक्स्ट्रा डिडक्शन की बात कर रही हूँ। तो इनकम टैक्स में तो आपको डिडक्शन दिया गया, लेकिन उस एक्स्ट्रा अमाउंट का आपके अकाउंट्स में कोई डिडक्शन नहीं है। तो जो आपका अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है, उसमें कहीं पर भी ये डिडक्शन नहीं रहेगा, जबकि आपके इनकम टैक्स एक्ट में ये डिडक्शन अवेलेबल है। इन डिफरेंसेस को कहा जाता है परमानेंट डिफरेंसेस, मतलब ऐसे कोई डिफरेंसेस जो कि आइटम्स में अंतर है। व्हेन देयर आर डिफरेंस इन द आइटम्स व्हिच आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इन द टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स या टैक्सेबल इनकम, अगर उन दोनों आइटम्स में अंतर है कि यहाँ पर ये चीज़ लिखी है पर यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी है, प्लस इसको आगे रिवर्स कभी भी होने के कोई चांसेस नहीं है, मतलब आगे चल के ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको इसी अमाउंट का डिडक्शन अकाउंट्स में मिल जाएगा पर इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा। इसको क्या कहा? रिवर्स। कोई भी चीज रिवर्स करना मतलब आप सीधी गाड़ी चला रहे हो फिर आप पीछे आए, दैट इज रिवर्स। सो आपने डिफरेंस आया, अभी रिवर्स हो जाएगा मतलब क्या होगा? इसका उल्टा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ है? आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिला है, अकाउंट्स में नहीं मिला है। रिवर्स क्या होगा? अकाउंट्स में मिल जाएगा, इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा। अगर कोई डिफरेंसेस आइटम्स के डिफरेंसेस हैं और नॉन रिवर्सिबल नेचर के हैं, जैसे यही एग्जांपल अगर हम ले लें कि जो एडिशनल डिडक्शन आपको डिपार्टमेंट दे रहा है, आईटी डिपार्टमेंट दे रहा है, वैसा कोई भी बेनिफिट आपको आपके अकाउंटिंग बुक्स में नहीं मिल रहा है, आगे चल के ये कभी रिवर्स भी नहीं होगा। मतलब आगे चल के ऐसा कभी नहीं होगा कि इस अमाउंट का डिडक्शन आपको अकाउंट्स में मिल जाएगा लेकिन इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा। This is reversal. So, whenever there are differences in items of expenses or incomes, differences in items of expenses or incomes which are not of the reversible nature, which cannot be reversed, तो एक पीरियड में ओरिजिनेट हुए हैं और अगले पीरियड में रिवर्स नहीं होंगे, ओरिजिनेट हुए बट रिवर्स नहीं होंगे, देन सच डिफरेंस इज नोन एज अ परमानेंट डिफरेंस। कि ये डिफरेंस आ गया इस साल, अब ये डिफरेंस ऐसा ही रहेगा, कभी भी ये उल्टा नहीं हो जाएगा कि इनकम टैक्स में मिल गया अकाउंट्स में नहीं मिला, अब बाद में 2 साल बाद 3 साल बाद उल्टा हो जाएगा कि अकाउंट्स में मिल गया पर इनकम टैक्स में नहीं मिला, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दीज आर परमानेंट डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंसेस या टेम्पररी डिफरेंसेस तो आप बोल सकते हो, दे आर नॉर्मली नोन एज टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंसेस आपके आइटम्स का अंतर नहीं है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इट इज द डिफरेंस ऑफ द टाइमिंग जिसके कारण आपके एक्सपेंसेस और इनकम्स के अमाउंट्स में चेंज आ जाता है। टाइमिंग डिफरेंस मतलब सपोज कोई सा ऐसा एक्सपेंडिचर या कोई सा ऐसा डिडक्शन
जिसका ट्रीटमेंट इनकम टैक्स की नज़रों में अलग है और आपके बुक्स में अकाउंट्स की नज़रों में अलग है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात करूं कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर आप बात कर रहे हैं, कोई भी हम एक रैंडम एग्जाम्पल ले लेते हैं या हम एक अजम्पशन ले लेते हैं कि कोई सा ऐसा एक्सपेंस है जो आपने इनकर किया है, मान लो 15,000 का। इनकम टैक्स में ये रूल है कि ये 15,000 आपको एक साथ नहीं मिलेगा, 1/5 5 साल मिलेगा। सपोज इनकम टैक्स में ये रूल है कि ये 15,000 जो है ये आपको 1/5 अलाउ होगा, तो आपको हर साल 3,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर बोला है कि हमको जिस साल खर्च हुआ उसी साल डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ 15,000 पूरे का डिडक्शन मिल रहा है, यहाँ पर भी 15,000 का ही डिडक्शन मिल रहा है, लेकिन वो एक साल में नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है। अगर हम देखें तो ये जो डिफरेंस है ये रिवर्सिबल डिफरेंस है। रिवर्सिबल कैसे हो रहा है? एक साल में ओरिजिनेट हो रहा है और धीरे धीरे ये डिफरेंस रिवर्स हो जाएगा। कैसे? फर्स्ट ईयर में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपने रिकॉर्ड करा है 15,000 और यहाँ पर आपने रिकॉर्ड करा है 3,000, तो यहाँ पर 12,000 ज्यादा है, इतने का डिफरेंस है। दिस इज अ डिफरेंस 12,000, यहाँ पर ज्यादा है। सेकेंड ईयर में जब आप देखोगे तो इधर 3,000 है और इधर 0 है, सो यहाँ पर 3,000 कम है, अकाउंट्स में 3,000 नहीं है, जबकि यहाँ पर 3,000 है। सिमिलरली हर साल यही होगा अगले 4 सालों तक। और जब आप नेट देखो तो 12,000 का डिफरेंस पहले साल आया था और एक एक करके धीरे धीरे करके पूरे 12,000 का डिफरेंस क्या हो गया? रिवर्स हो गया। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका इफेक्ट नलिफाई हो गया। दिस इज नोन एज अ टाइमिंग डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जो है वो एक साल ओरिजिनेट हुआ है और आगे चल के धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रिवर्स भी हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? सो दीज आर द टाइमिंग डिफरेंसेस। अगर टाइमिंग डिफरेंस है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 ने कहा है कि आपका जो टैक्स एक्सपेंस है किसी भी साल का, उसको आपको 2 पार्ट्स में बांट देना है। एक है करंट टैक्स। करंट टैक्स मतलब जो आप इस साल के इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से एक्चुअली पे करने वाले हो या रिकवर करने वाले हो। तो करंट इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से, आपके ITR के हिसाब से आपका जो टैक्स लायबिलिटी है दैट इज योर करंट टैक्स। और इन डिफरेंसेस के कारण जो टैक्स लायबिलिटी में चेंजेस आए हैं, या तो हो सकता है कि आपने अभी ज्यादा टैक्स पे कर दिया है जिसका आपको आगे क्रेडिट मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपने अभी कम टैक्स पे किया है लेकिन आगे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और वो डिफरेंस क्यों आ रहा है? इन टाइमिंग डिफरेंसेस के कारण आ रहा है। सो जितना इस साल डिपार्टमेंट को जा रहा है दैट इज करंट टैक्स, जितना आप आगे पे करोगे या आगे रिसीव करोगे दैट इज डेफर्ड टैक्स। तो अगर आगे आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट होने वाला है तो आप बनाते हो डेफर्ड टैक्स असेट, नहीं तो आप बनाते हो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सो जितना टैक्स आपने अभी पे कर दिया दैट इज करंट, जितना आपने डेफर कर दिया है टाइमिंग डिफरेंसेस के कारण वो होता है डेफर्ड टैक्स, पोस्टपोन हो गया, आगे चल के मिलेगा या आगे चल के देना पड़ेगा, असेट या फिर लायबिलिटी, DTA, DTL। परमानेंट डिफरेंसेस के कारण कभी भी ये रियलाइज नहीं होगा। ये रिकॉग्नाइज सिर्फ किन डिफरेंसेस के कारण किया जाता है? टाइमिंग डिफरेंसेस के कारण। जब भी आप बुक्स में DTA या DTL रिकॉग्नाइज कर रहे हो, प्रूडेंस कंसेप्ट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो डेफर्ड टैक्स असेट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली and only if you are having a belief कि आगे चल के हमारे पास इतनी इनकम रहेगी कि हम इस असेट के बेनिफिट को यूटिलाइज कर सकें। बेसिकली डेफर्ड टैक्स असेट मीन्स व्हाट, कि आगे आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस बढ़ेगा और आप इस बेनिफिट को रिकवर कर पाओगे, आप इस बेनिफिट को यूज कर पाओगे,
तो ही आप उस असेट को रिकॉग्नाइज करोगे। अगर आपको लग रहा है कि ये असेट का फायदा हम नहीं ले पाएंगे तो उस असेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। असेट इज बेसिकली व्हाट, एनीथिंग दैट गिव्स यू फ्यूचर बेनिफिट। तो जब भी आप किसी आइटम पर DTA क्रिएट कर रहे हैं तब आपको ये देखना है कि दैट देयर शुड बी एविडेंस दैट यू आर गोइंग टू हैव फ्यूचर बेनिफिट्स विथ विच यू कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ दिस असेट। प्लस अगर ये जो डेफर्ड टैक्स असेट है वो आपने अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पर बनाई है, पिछले कुछ सालों के लॉसेस हैं जो चले आ रहे हैं, या आपका अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, इनकम टैक्स में हमने पढ़ा है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, अगर ऐसा कोई बेनिफिट है जो आपको आगे मिलने वाला है, मतलब आप इस लॉस को सेट ऑफ करोगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, आप अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करोगे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन सेट ऑफ करने के लिए हमारे पास इनकम भी तो होनी चाहिए। तो अगर आपने DTA अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पर बनाया है तो आप DTA तभी रिकॉग्नाइज करोगे व्हेन यू हैव अ वर्चुअल सर्टेनिटी, when you have a virtual certainty, again इन टर्म्स को ध्यान से समझना है आपको, supported by convincing evidence। convincing evidence मतलब हम प्लान्स के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। लॉस सेट ऑफ करने के लिए आपको प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आप अपने बिजनेस प्लान्स पे डिपेंड करके नहीं बता सकते कि हाँ हमारी तो प्लानिंग है कि अगले साल हम एक फैक्ट्री बनाएंगे, उससे हम और प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे और उससे हमको इतनी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, और हाँ चलो प्रॉफिट हो जाएगा तो हम इसको सेट ऑफ कर लेंगे। कन्विंसिंग एविडेंस मतलब देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंट्री या देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट्स इन योर हैंड, आपके हाथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, आपके हाथ में कुछ ऑर्डर्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप प्रूफ कर सको कि हाँ ये पैसा है और ये पैसा हमको मिलने वाला है, और प्लस अगर सामने वाली पार्टी ने हमको ये पैसा नहीं दिया तो भी हम उनके ऊपर डैमेजेस का क्लेम कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हेन देयर इज अ कन्विंसिंग एविडेंस मतलब अगेन वही कि ख्याली बातें नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम करेंगे ये करेंगे वो करेंगे। कन्विंसिंग एविडेंस कि ये रखा पेपर, ये रहा एग्रीमेंट, इसमें लिखा है कि हमको अगले साल 3 कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे हाथ में है, देयर इज अ प्रूफ कि हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट से हम इस लॉस को सेट ऑफ करेंगे। तो until and unless there is a virtual certainty which is supported by a convincing evidence, ये टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं, तो ही आप अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या लॉसेस का DTA रिकॉग्नाइज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। सो नॉर्मली देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी कि हाँ प्रॉफिट होना है, आप रिकॉग्नाइज करो, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और ओवरऑल जब भी आप कभी भी DTA रिकॉग्नाइज कर रहे हो, दैट इज डेफर्ड टैक्स असेट रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तब आपको हर बार ये चीज ध्यान में रखनी है कि हर स्टेप पर प्रूडेंट होकर चलना है। आगे अगर आप असेट जैसे बुक्स में लिखते हो तब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि असेट मतलब आगे होने वाला फायदा, अगर आपको लग रहा है आगे फायदा नहीं होगा तो हम DTA क्रिएट नहीं करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? सो DTA रिकॉग्निशन के लिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, प्लस आपका अगर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या लॉस वाला केस है तो वर्चुअल सर्टेनिटी होना जरूरी है। आगे चलते हैं रिकॉग्निशन से रिलेटेड ही। अगर सपोज रीजनेबल सर्टेनिटी या वर्चुअल सर्टेनिटी के कारण किसी साल आपने DTA रिकॉग्नाइज नहीं किया है, सपोज किसी साल आपने DTA रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो अनरिकॉग्नाइज्ड DTA को रेगुलरली असेस किया जाएगा कि क्या अब हमारे पास सर्टेनिटी है कि हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं,
और अगर आपको लगता है कि हाँ अब हमारे पास सर्टेनिटी है, हमको बेनिफिट होगा आगे और हम इस DTA को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो अब आप इसको बुक्स में ला सकते हो। तो ऐसा नहीं ज़रूरी है कि अगर आपने पहले कभी सर्टेनिटी के कारण कि आगे फायदा होगा कि नहीं होगा तो छोड़ो DTA नहीं बनाते हैं। लेट्स बी प्रूडेंट, डोंट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स, एंटिसिपेट ओनली फ्यूचर लॉसेस। सो हमने DTA नहीं बनाया। अब अगर हमको लग रहा है कि जब वो DTA छोड़ा था वो अब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो इट्स अलाउड, यू कैन रिकॉग्नाइज। सिमिलरली उल्टा केस कि जितने DTA को आप रिकॉग्नाइज कर चुके हो, जो डेफर्ड टैक्स असेट्स आपकी बुक्स में हैं, उनको भी आपको रेगुलरली क्या करना है, असेस, कि जो बना के रखा है वो असेट हर साल आपको रीअसेस करना है कि देखें आगे बेनिफिट अभी अगले साल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कभी लगता है कि नहीं पिछले साल तक तो हमको सर्टेनिटी लग रही थी पर इस साल सर्टेनिटी नहीं लग रही है, तो उस रिकॉग्नाइज DTA को भी क्या करना पड़ेगा, डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर DTA छोड़ा है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो उसको असेस करो। अगर रिकॉग्नाइज कर लिया है तो भी उसको असेस करो कि जो भी है प्रूडेंट होना चाहिए, अननेसेसरीली कोई असेट बुक्स में नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि वो आपके यूजर्स को क्या कर सकती है, मिसलीड कर सकती है। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे बचे हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। तो सबसे पहला तो डिस्क्लोजर, क्या क्या डिस्क्लोजर जरूरी है। डिस्क्लोजर में एज सच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने मतलब आपके एज सच कुछ बोला नहीं है कि डिस्क्लोजर P&L में क्या क्या होना चाहिए, बट जब आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखो तो P&L में ये लिखा है कि डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स को जो है वो अलग अलग आपको शो करना है। तो IT एक्ट ने तो नहीं, बट हाँ कंपनीज एक्ट ने बोला है। बैलेंस शीट में आपका जो DTA और DTL है उसकी डिटेल्स आपको नोट्स में देनी रहेंगी। तो ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट अगर आपको होगा तो ध्यान, बैलेंस शीट पे लिखा होता है DTA नेट या DTL नेट, तो या तो आप DTA लिखते हो या तो आप DTL लिखते हो। डिटेल्स कहाँ पर दी जाएंगी, नोट्स में दी जाएंगी कि ये DTA DTL अगर नेट ऑफ करके आया है तो कैसे निकाला है। नोट्स में आप डिटेल दोगे। सपोज जैसे आपने नेट किया है कि DTA है मेरा 8000 का और DTL है मेरा 6000 का, तो मेरा नेट बच रहा होगा DTA। अगर आपने ये नेटिंग करी है तो फिर आप फेस पर सिर्फ ये दिखाओगे और ये डिटेल्स कहाँ पर जाएंगी, नोट्स में। प्लस जो कन्विंसिंग एविडेंस वाली हमने बात करी थी, ये एविडेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जो आप शो करना चाहते हो कि हाँ हमको आगे सर्टेनिटी है, ये भी कहाँ पर प्रोवाइड करे जाएंगे, नोट्स में प्रोवाइड करे जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट। सो अगर आपको शो करना है तो आपको कहाँ पर दिखाना है, बैलेंस शीट में, नोट्स पर। कुछ छोटी छोटी से पॉइंट्स लास्ट में जो कि स्पेसिफिकली दिए गए हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन। ट्रांजिशनल प्रोविजंस। ट्रांजिशनल प्रोविजंस मतलब अगर सपोज अभी तक मैं DTA DTL में इंक्लूडेड नहीं थी, पर मेरा जो फर्स्ट ईयर है जब मैं DTA या DTL क्रिएट कर रही हूँ अपने बुक्स में, तब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ये कहा है कि पिछला जो पुराना जितने साल निकल गए हैं जब आपने कोई DTA DTL नहीं बनाया है, उन सबका ट्रीटमेंट देना रहेगा और ओपनिंग बैलेंस पे आना पड़ेगा कि अगर शुरू से DTA या DTL बनाया होता आपने, अगर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे DTA DTL प्रॉपरली बनाया होता, तो आज की तारीख में बैलेंस शीट में उसका क्या बैलेंस बचता, उस DTA या DTL पर आपको पहुंचना है। सो यू हैव टू क्रिएट द DTA DTL अज्यूमिंग या एज पर द मेथड्स कि शुरू से हम इसको फॉलो कर रहे होते, शुरू से हम ये बना रहे होते, तो आज हमारी बुक्स कैसी होती, उस वैल्यू पर आप उसको रीस्टेट करोगे। सो यू विल बी कैलकुलेटिंग द DTA या DTL that would have been shown
in the books if it was created from the beginning, शुरू से ही अगर बनाया होता तो कितना वैल्यू होती, उस वैल्यू पर आप इसको लेकर आओगे। दूसरी बात, अगर आपके पास अमाउंट अवेलेबल नहीं है, जैसे आपको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी है तो आपको पैसा चाहिए, लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए, डेबिट करने के लिए कुछ होना चाहिए, तो आप पुराने रिजर्व्स एंड सरप्लसेस को यूज कर सकते हो। अगर रिजर्व्स खत्म हो गए हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को यूज कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट बैलेंस शो करके भी डीटीएल क्रिएट कर सकते हो। बट अल्टीमेटली जितनी लायबिलिटी होनी चाहिए उतनी पूरी बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए। एसपीआर को इस रीजन से यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर? सो जैसे मुझे डीटीएल क्रिएट करना है तो मैं पुराने रिजर्व्स यूज कर सकती हूँ या फिर मैं पुराना पीएनएल यूज कर सकती हूँ। एसपीआर को यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, अगर जो टैक्स हॉलीडेज होते हैं, टैक्स हॉलीडे पीरियड्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़े हैं कुछ सेक्शंस, अगर ये टैक्स हॉलीडे पीरियड्स आपको रिसीव हुए हैं कि 5 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 10 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो जितने टाइमिंग डिफरेंसेस उस हॉलीडे पीरियड में ही ओरिजिनेट होके उस हॉलीडे पीरियड में ही रिवर्स हो जाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। सो टाइमिंग डिफरेंसेस दैट ओरिजिनेट and reverse in the holiday period itself, अगर हॉलीडे पीरियड में ही ओरिजिनेट भी हो गए और हॉलीडे पीरियड में ही ये रिवर्स भी हो गए तो आप इनको बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। ओरिजिनेट हो रहा है, रिवर्स हॉलीडे पीरियड के बाद हो रहा है, तो फिर आप उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे। एंड लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू मैट 115 JB जो हमने इनकम टैक्स में पढ़ा है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अगर आपकी कंपनी के ऊपर मैट की एप्लीकेबिलिटी आ रही है तो भी DTA DTL रेगुलर टैक्स इनकम टैक्स के अमाउंट से ही निकाला जाएगा, ना कि मैट के अमाउंट से। तो आप जो DTA DTL कैलकुलेट करोगे, अब यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाता है क्योंकि दो टैक्स हो गए। मैट जब भी कैलकुलेट होता है, आपको जैसे बेसिक थोड़ा सा याद होगा, तो मैट में क्या होता है कि आप मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कैलकुलेट करते हो, रेगुलर प्रोविजन से टैक्स कैलकुलेट करते हो, और उन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा है वो आपको पे करनी होती है। तो मैट प्रोविजंस अगर आपके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं तो आप बेसिकली क्या हो जाता है, आपके टैक्सेबल रूल्स के हिसाब से दो टैक्स निकल जाते हैं, और मैट एप्लीकेबल है तो आपको मैट पे करना पड़ेगा। मतलब अगर मैट हायर है तो आपको मैट पे करना पड़ेगा। फिर भी जो DTA DTL निकाला जाएगा वो किसके हिसाब से निकाला जाएगा, आपके रेगुलर टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से ही निकाला जाएगा। क्लियर? सो दीज आर सम बेसिक प्रोविजंस जो कि हमने AS 22 से रिलेटेड डिस्कस करे। एप्लीकेबिलिटी, फिर हम आए डिफरेंसेस, किस किस रीजन से डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो उनको ब्रॉड हेड्स में बांट दिया गया। परमानेंट है तो छोड़ दो, टाइमिंग है तो कंसिडर करना है, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स। आइडेंटिफाई कैसे करना है कि टाइमिंग है कि परमानेंट है, तो ये देखो कि रिवर्सेबल नेचर के हैं कि नहीं। डेफर्ड टैक्स असेट जब बनेगी तब आपको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। किसी भी केस में जब भी डेफर्ड टैक्स असेट बनेगी, अगर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या आपके लॉस का केस है तो आपको वर्चुअल सर्टेनिटी होना जरूरी है, बाकी केसेस में रीजनेबल सर्टेनिटी होना जरूरी है। दोनों ही जगहों पर DTA में प्रूफ तो चाहिए कि हाँ आगे प्रॉफिट होगा इस बेनिफिट को यूज करने के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली लॉस और डेप्रिसिएशन में ये चीज ध्यान रखनी है दैट देयर शुड बी अ वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय अ कन्विंसिंग एविडेंस। इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत बार। इसके बाद जब आपने DTA बना लिया है तो आप उसको रीअसेस करोगे कि बराबर बना है कि नहीं। अगर लग रहा है ज्यादा है तो कम कर दो, अगर लग रहा है कम है तो ज्यादा कर दो। अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस में करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। बैलेंस शीट में अगर आप नोट्स में शो कर रहे हो तो नेटिंग ऑफ। नेटिंग ऑफ सिर्फ तभी अलाउड है जब आपके पास राइट्स है कि आप इन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करेंगे हम नेटिंग।
DTA DTL की या करंट टैक्स की तभी होगा जब लीगली एनफोर्सेबल राइट है कि हम दोनों को आपस में स्वैप कर सकते हैं, और सेम टैक्स लॉज ने ही इन दोनों टैक्सेस को लगाया है। नेक्स्ट हम इसके बाद आए थे इन 3 चीजों पर। ये तीनों स्पेसिफिक चीजें हैं। ट्रांजिशनल प्रोविजंस शुरू से किया होता तो कैसा होता, उस हिसाब से निकाला जाएगा। ATIA-IB ओरिजिनेट और रिवर्स टैक्स हॉलिडे में हो रहे हैं इग्नोर। मैट अगर है तो भले ही आपके ऊपर मैट टैक्स पेबल हो रहा होगा, बट फिर भी आप जो DTA DTL निकालोगे दैट विल बी एज पर योर रेगुलर इनकम टैक्स। सो ये बेसिक हमने सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए। अब आप लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, और कहीं पर भी कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।